हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। तो स्टूडेंट्स, कल हमने टॉपिक किया था बेटा वर्क। तो वर्क के बारे में मैंने आपको पूरा कंप्लीट बताया था कि वर्क किसे कहते हैं, वर्क कब नेगेटिव होता है, वर्क कब पॉजिटिव है, वर्क डन कब जीरो माना जाता है और वर्क डन जीरो कब नहीं माना जाता। तो ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनर्जी। क्या है ये? एनर्जी। अब देखो, वैसे तो हमने डे टू डे लाइफ में बहुत वर्ड ये एनर्जी सुन रखा है, लेकिन एनर्जी क्या ये हमने देखा है कभी कि हम किसी चीज में एनर्जी कब लगा सकते हैं? एनर्जी हम किसी चीज के ऊपर तभी लगा सकते हैं, अपनी एनर्जी किसी चीज पे अप्लाई तभी कर सकते हैं जब हमने फूड खाया हो। तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। लेकिन अल्टीमेटली जो सोर्स है एनर्जी का वो क्या है, जिसे हम बोलते हैं मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज सन। सो सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी आपने जो हमने सुना है वर्ड कि बहुत अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा? एनर्जी अलग अलग टाइप्स की, ये सारी क्या है? एनर्जी है। और एनर्जी कभी भी हम किसी चीज के ऊपर एनर्जी लगा रहे हैं, मान लीजिए ये डस्टर है, इस डस्टर को मैं पुश कर रही हूँ तो मैंने अपनी एनर्जी इस पे लगाई, तो मैंने एनर्जी क्या की? लूज। इसने एनर्जी क्या कर ली? गेन। तो अब मेरी एनर्जी, इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी खत्म हो गई, वो एनर्जी खत्म नहीं हुई है, मेरी एनर्जी खत्म नहीं हुई। मेरी एनर्जी किसमें क्या हो गया? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। सो एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। जैसे मान लीजिए सेल है, आप रेडियो वगैरह के अंदर सेल डालते हैं, तो मान लीजिए सेल है, तो सेल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, उस सेल को हमने टॉर्च के अंदर डाल रखा है, तो वहां पे क्या आ गया? इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई। केमिकल्स, ये जो केमिकल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स केमिकल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और टॉर्च में आगे क्या है? बल्ब होता है जिससे पूरा उजाला हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? लाइट। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम ये नहीं कह सकते कि सेल के अंदर जो केमिकल था वो खत्म हो गया, वो एनर्जी खत्म नहीं हुई, वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिक में। इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? इसमें, लाइट में। अगर यहीं पे इसके आगे हमने कोई गीजर, रूम हीटर कुछ ऐसा रखा होता तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, मान लो प्रेस लगा दी मैंने, ठीक है, तो वो प्रेस आयरनिंग जो करते हैं तो वो क्या हो गई? इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में। सो एनर्जी क्या है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ट्रांसफर होगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट ऑलवेज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। ठीक है, अब एनर्जी क्या है? एनर्जी की अगर मैं डेफिनेशन आपको, ये तो आपकी फॉर्म बता रही हूँ कंज्यूम हुई है कि नहीं हुई है। एनर्जी की डेफिनेशन अगर मैं कहूं तो कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कोई भी चीज आप कह सकते हो। कैपेसिटी टू डू वर्क, उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी। और एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, ट्रांसफर होती रहती है एक से नेक्स्ट फॉर्म में। अब मैं किसी चीज के ऊपर, अगर इसको मैं जोर लगा रही हूँ इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे मैं एनर्जी क्या कर रही हूँ? अपनी लूज कर रही हूँ। ये एनर्जी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी गेन करने के बाद अगर ये डिस्प्लेस होता है तो ठीक है, ये डिस्प्लेस नहीं हुआ तो इसका मतलब मैंने इतनी एनर्जी नहीं दी इसको कि ये डिस्प्लेस हो जाए। मेरी एनर्जी की कैपेसिटी क्या थी? कम थी। तो जो वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो गई? एनर्जी। अब हमने पढ़ा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो 9th क्लास के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम दो मेन एनर्जी के डिस्कस करेंगे, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर दो कौन सी एनर्जी आती है? एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी।
इन दोनों को इकट्ठे हम क्या कह सकते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी में हम केवल दो कर रहे हैं, कैनेटिक और पोटेंशियल। अब देखो स्टूडेंट्स, कैनेटिक एनर्जी क्या होती है? क्या कैनेटिक एनर्जी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, K.E, मतलब क्या हो गया? कैनेटिक एनर्जी। इज इट विजिबल? ओके, इफ द वर्ड इज नॉट विजिबल यू कैन टेल मी ऑल्सो। ओके, मुझे बता देना कहां से कहीं बाउंड्री पार हो जाए हम लोग। नेक्स्ट है कैनेटिक एनर्जी। अब कैनेटिक एनर्जी कौन सी होगी? द एनर्जी विच इज प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन में कोई ऑब्जेक्ट होगा तब उसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी कौन सी होगी? जो उसमें एनर्जी है दैट इज कॉल्ड कैनेटिक एनर्जी। मतलब क्या हुआ? मैं अभी यहाँ पे खड़ी हूं, मेरे में कैनेटिक एनर्जी नहीं है। मैं अभी चल रही हूं तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं मोशन में हूं। कोई चीज चल रही है तो वो क्या हो गया? मोशन में। अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी हो गई? कैनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी हो गई? कैनेटिक एनर्जी। कैनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन है बेटा, फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। मीन्स जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मास है और जो ऑब्जेक्ट मूविंग है उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? कैनेटिक एनर्जी। अब हमें मालूम है ये डस्टर है तो इस डस्टर के अंदर मास है, लेकिन अब ये डस्टर बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे है, रुका हुआ है, तो इसका मतलब इसके अंदर कैनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन अब ये डस्टर मान लीजिए जैसे चल रहा है या फैन मूव कर रहा है या हवा चल रही है तो वहां पे क्या है? वो कैनेटिक एनर्जी है उस चीज में। पक्षी कोई उड़ रहा है तो भी उसके अंदर क्या है? कैनेटिक एनर्जी है। मैं चल रही हूँ, बच्चे भाग रहे हैं, कोई भी चीज, जो चीज मोशन में मतलब क्या हो गया? जो मूव कर रही है उस चीज के अंदर और उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगी? कैनेटिक एनर्जी। सो कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला समझ आ गया? हाफ mv²। अब हम इसको सीख लेते हैं कि ये हाफ mv² कैसे ड्राइव किया हमने, इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। तो हमें मालूम है बेटा मोशन की 3 इक्वेशंस थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? अगर मान लीजिए सपोज ये देखो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखी है पेज नंबर 150 पे, सॉरी 51 पे, पेज नंबर 151 पे दे रखी है कैनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, कि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ये फॉर्मूला हमने कैसे ड्राइव किया। तो हमें मालूम है यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी को हम v लिखते हैं। सो क्या है डेफिनेशन बेटा? थर्ड इक्वेशन क्या है मोशन की? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। v इज व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी v इज व्हाट? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। और a क्या है? एक्सेलरेशन। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विथ final velocity v, initial velocity u, and having a acceleration and showing some displacement. तो इसके अकॉर्डिंग देन व्हाट वी विल सी, मान लीजिए इस इक्वेशन को फर्स्ट, अब इस इक्वेशन से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? s। किसकी वैल्यू निकालेंगे? s। तो s की वैल्यू निकालो, v² माइनस u² इज इक्वल टू, सॉरी यस आ गया ना यहाँ पे, v² माइनस u², ये 2a कहा जाएगा। ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई में आती है वो इक्वेशन के इज इक्वल टू के इस साइड में क्या आ जाती है? वो डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स? 2a। अब इसको आप डाल सकते हो इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट देखो, हमें मालूम है यहाँ पे कि s की वैल्यू के बाद फोर्स क्या होता है बेटा और वर्क डन क्या होता है? तो फोर्स क्या होता है? मास। What is the formula? Force. Force is equal to mass into acceleration. Force क्या होता है? Mass into acceleration. This is called equation third. इसको हमने equation third से represent कर दिया। अब देखो, we have seen, आपने previous topic में भी देख लिया था कि work done is what?
force into displacement. Suppose any object is doing work by applying some force F and showing the displacement S. कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पर वर्क डन हो रहा है, कब कुछ फोर्स लग रही है और उस ऑब्जेक्ट का कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हमने फॉर्मूला क्या लिख दिया, W इज इक्वल टू F इंटू एस. तो ये क्या हो गई, फोर्स. अब बेटा S की वैल्यू कहां से ली हमने, ये S की वैल्यू इसमें पुट करो. सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, S दूसरा क्या है, एंड F. S by putting the value of S and F. S कहाँ पे है, from equation 2 and equation 3. तो मैंने क्या बताया, by putting the value of S and F. S और F की वैल्यू पुट करनी है कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. और कहां पुट करनी है, इन इक्वेशन 4. थर्ड और फोर्थ, सेकंड और थर्ड में S और F की वैल्यू है वो हमें पुट करनी है इक्वेशन 4 में. तो पुट करो, W इज इक्वल टू, इज इट हियर, सही है, श्योर है, यहाँ दिस वन, यस मैम. ओके. अब मैं इसको ओके अब इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं बेटा, मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊपर. सो W इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, MA. तो M इंटू A. और दूसरा देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे S की वैल्यू क्या निकाली हमने, क्या है, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. इसको V थोड़ा अच्छे से लिख लो, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2A. ओके. अब यहाँ पे देखो A से A कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल. व्हाट इज लेफ्ट, W इज इक्वल टू एंड V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2. अब लेट द ऑब्जेक्ट हैव मैं इसको रब कर लेती हूँ स्टूडेंट्स, या यहीं पे लिख देती हूँ, ये यहाँ पे क्लियर है, यस. अब मान लीजिए लेट, चल इसको रबी कर देते या, अब इसमें पुट करो, लेट u इज इक्वल टू 0. u की वैल्यू 0 पुट करो. क्यों, सपोज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 0. ए ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 0. तो यहाँ पे अगर हमने u की वैल्यू 0 पुट की तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, W इज इक्वल टू M V स्क्वायर अपॉन में 2. इस जगह पे हमने 0 पुट किया तो ये चीज क्या है, यहाँ 0 होगी, तो 0 में से इसमें से माइनस करेंगे तो सेम चीज बच जाएगी. तो अपॉन में क्या आ गया, 2 W. अब देखो इस चीज को, अगर ये 2 यहाँ पर है, इसको हम बाहर निकाल के लाएंगे तब भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हाफ MV स्क्वायर. ये आ गया ना. इसको 2 को अगर हम बाहर की तरफ, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है. क्यों, क्योंकि इसको मैं हाफ MV स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूँ. ये 2 इसके अपॉन में लगा दो, चाहिए यहाँ पे ये 2 इसके अपॉन में लगा दोगे तो ये चीज आ जाएगी. इस 2 को मैं बाहर की तरफ लिख, नथिंग इज चेंज. और हमें मालूम है कि वर्क डन एंड एनर्जी, वर्क डन और एनर्जी दोनों क्या है बेटा, सेम है. तो W की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एनर्जी भी लिख सकती हूँ. और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है तो मैं एनर्जी कौन से लिखूंगी, कैनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ MV स्क्वायर. क्या आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ कैनेटिक एनर्जी. यहाँ पे पहले हमने क्या लिखा था, W इज इक्वल टू हाफ MV स्क्वायर. यह आ गया. तो W की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, कैनेटिक एनर्जी. ये क्या आ गया, हाफ MV स्क्वायर. तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को ड्राइव कर दिया. सबसे पहले हमने क्या लिया, ये
पॉइंट क्या लिया था, ये है इक्वेशन थर्ड। कौन सी इक्वेशन है ये, थर्ड इक्वेशन है, किसकी, मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड और थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन में हमसे एस की वैल्यू निकाल ली। फोर्स का हमें फॉर्मूला मालूम है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ की वैल्यू आ गई। अब हमें मालूम है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब एफ की वैल्यू, यहां से एफ की वैल्यू क्या है, ये एम ए, इसकी जगह पे लिखो एम ए। एस की वैल्यू आ रखी ये, तो एस की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, दिस वैल्यू हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद ए से ए कैंसिल, ए से कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या हमारे पास, एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2। यू मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी क्या थी किसी ऑब्जेक्ट की, कोई ऑब्जेक्ट इस स्पीड से मूव करा था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, तो हमने 0 पुट कर दिया इनिशियल वेलोसिटी में u। तो क्या बचा, हाफ एम वी स्क्वायर। और वर्क डन एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड है, तो वर्क डन की जगह पे हम लिख सकते हैं एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, एक बार टाइम चेक, वॉच इट। यस करुण, 15 मिनट्स, ओके। सो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये तो थी, हमने डिस्कस किया है काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आपसे कोई कुछ कह रहे कि न्यूमेरिकल आते हैं इसके सॉल्व करने के लिए, तो न्यूमेरिकल की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल अगर कहीं पे कहते हैं कि कितना वर्क डन हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसका मास इतना है, तो मास और वेलोसिटी जब आपको मिली हो तो वहां पे आप क्या निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी। तो एक बार थोड़ा पहले पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जब इकट्ठी हो जाएगी, देन वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स आपके एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है पूरी क्लियर, पेज नंबर ये आपका 154, और 154 में लास्ट जो आपके एनसीईआरटी बुक है उसमें 154 के पैराग्राफ में देखो, जी बेटा मैंने लगाई है इसको डेफिनेशन स्टूडेंट्स को। यस, पेज नंबर पोटेंशियल एनर्जी, यस यस। सो पेज नंबर 152 पे है। आप अपनी जो एक्टिविटी दिखा रखी है बो वाली, जो धनुष वाली, उससे जस्ट अबव देखो क्या डेफिनेशन दे रखी है। हमेशा अपनी बुक के अंदर अंडरलाइन करके रखा करो बेटा, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन फॉर्मूला होते हैं, किसी की ऐसा यूनिट होती है, जो फॉर्मूला दिए होते हैं बुक में, उस फॉर्मूला का आप इस तरीके से करो ताकि एग्जाम टाइम में किसी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अपनी बुक को किसी को सेल मत करो, ठीक है। अपनी बुक अपने पास रखो, क्योंकि 9, 10, +1, +2 इनका बहुत ज्यादा सिलेबस आता है, और आप किसी कंपटीशन की दे रहे हो तो 6 से 10 तक की बुक तो अपने पास साइंस की जरूर रखो, क्योंकि साइंस और मैथ्स इनके सभी क्या आते हैं, तो अपने आप पास अंडरलाइन करके रख लिया करो। तो देखो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की क्या डेफिनेशन दे रखी है। द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट में, क्या बताया मैंने, अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, उसकी पोजीशन से उसकी शेप में कुछ चेंज हुआ है, तो वहां पे कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए धनुष बाण ऐसे था, उसके अंदर हमने जब तेल लगाते हैं तो वहां पे उसके वो शेप क्या होगी, इसमें चेंज हुई। मान लीजिए मैंने स्प्रिंग ले रखा है, स्प्रिंग को मैंने ऐसे किया तो उसकी शेप चेंज हो गई, तब भी वहां पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। या आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी किसमें है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी सर्टेन हाइट पर है, मान लीजिए ये चौक यहाँ पे था, मैंने इसको ऐसे उठा लिया, अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी इसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये चौक यहाँ पे था, मैंने उसको उठाकर यहाँ पे ले आई,
तो ये क्या हो गई, यहां से यहां तक क्या हो गई, हाइट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मास, कुछ ना कुछ इसमें मास है, हाइट हो गया। और ये अर्थ से ऊपर है, मतलब किसी सर्टेन हाइट पर है, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी इसको अपनी तरफ भी पुल कर रही है ना, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो याद रखो किस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिस ऑब्जेक्ट में मास और जहां पे ग्रेविटी उस पर लग रही है, और उस ऑब्जेक्ट की क्या है, हाइट। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर मान लीजिए ये बॉक्स है, ध्यान रखो ये क्या है, बॉक्स। अब इस बॉक्स को, ये यहां रखा हुआ है, इसको मैं यहां से इस पोजीशन पे था पहले ये, ठीक है, बाद में इसकी पोजीशन क्या आ गई, यहां पर। पहले पोजीशन ये थी, बाद में इस पोजीशन को मैंने यहां, तो इस ऑब्जेक्ट को यहां पे लिया है, तो ये क्या हो गई, यहां पर हाइट हो गई, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मास है, यस, इसकी हाइट भी मिल गई, इस ऑब्जेक्ट का मास भी मिल गया, और इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ का अपना एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या हो गया, जी। अब देखो इस चीज को, इस बॉक्स को मैं ऐसे घुमा के लाती हूं, इसी बॉक्स को मैंने सीधा उठा लिया, तो ये इस हाइट पे आ गया। ये हाइट पे क्या था, मैंने इसका नाम दे दिया इस जगह पे जहां पे रोक रखा है मैंने इसको, पॉइंट बी। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को, यही सेम ऑब्जेक्ट है ए, पहले इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से थोड़ा ऊपर ले गई, फिर मैं यहां ले गई, फिर मैं यहां ले गई, और फिर वापस जहां पर ये है वहीं पे इसको ले आई, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्ट ऊपर उठा लिया, इसको मैंने डायरेक्ट ऊपर नहीं उठाया, मैंने इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसका पाथ था, तो मैंने इसको डायरेक्ट उठा लिया। डायरेक्ट उठाने की जगह मैं इसको ऐसे 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 करके लेकर आई और इसी पोजीशन पे लेके आई। तो क्या दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में कोई डिफरेंस होगा, इन दोनों का मास भी सेम है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दोनों की हाइट भी सेम है, लेकिन पाथ दोनों का अलग था। ये इस हाइट पर आया, तो ये तो सेम हाइट से पहुंच गया, ये इस हाइट पर आया, तब इसने अलग अलग जगह पे घूम के फिर इस हाइट पर आया। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, यस, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल जो वैल्यू जी की जो वैल्यू लग रही है, जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, किसी जगह पे 10 भी ले लेते हैं, लेकिन अगर 10 ना दिया हो तो ऑलवेज हमें क्या यूज करनी चाहिए, 9.8 जी की वैल्यू। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड नहीं करती, पाथ, पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। किस पे डिपेंड नहीं करती स्टूडेंट्स, पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। कभी भी पाथ पे वो डिपेंड नहीं होती है, किस पाथ पे वो चीज चल रही है, उसे क्या चाहिए, बस चाहे उसको कैसे भी आ जाओ, हाइट ये थी ना, इस हाइट पे है तो वही चीज इसके ऊपर लगेगी, ये नहीं देखनी इसने किस पाथ से फॉलो है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हो आप, मेन पॉइंट जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है 153 पेज पर ही है, जहां पे ऊपर मेन जो बॉक्स बना के साइड में लिख रखा है उसके बिल्कुल नीचे देखो नोट, दो मेन पॉइंट लिख रखे हैं इस पे। सो वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करती है, डिफर फ्रॉम वर्टिकल जो उसकी पोजीशन है ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट ऑन द पाथ along with it is covered। पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड किस पे करती है, व्हाट इज इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ग्रेविटेशनल वैल्यू या ग्रेविटेशनल फोर्स ये इस चीज पे डिपेंड नहीं होती कि उसने पाथ कौन सा फॉलो किया है। ग्रेविटेशनल वैल्यू किस पे डिपेंड है कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी और उसकी फाइनल पोजीशन अब क्या है। तो इनिशियल से फाइनल में जितना होगा वहां पे उसको उतनी हाइट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर जी की वैल्यूज पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस पे लग रहा है। समझ आ गया सबको। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सेम। पोटेंशियल एनर्जी सेम क्यों है, क्योंकि दोनों का मास क्या है, दोनों का सेम। जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल वैल्यू जो लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम, और दोनों ऑब्जेक्ट की हाइट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो हाइट थी वो भी क्या है, सेम। तो इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट की
पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, सेम। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है, मास, ग्रेविटेशनल वैल्यू और उसकी हाइट। तो जैसे अगर आप देख लिया कि फैन है, फैन अगर रेस्ट पे है, फैन का आपने स्विच ऑफ कर रखा है, तो वहां पे फैन के अंदर क्या है, फैन का मास है। अब ठंड का सीजन है, सभी फैन हमारे ऑफ है, लेकिन हम फैन को उतार के तो नहीं रख रखा ना हमने घर से कि कहीं उतार के बॉक्स में डाल के रख दिया, नॉन है, छत में ही आपके वॉल के अंदर हैंग हो रखे हैं ये सभी। तो आपने देखोगे रूफ में आपको जो फैन है वो सभी स्विच ऑफ है, तो वहां पे कोई भी वो चीज मोशन में नहीं है, रेस्ट पे है और एक सर्टेन ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट पे है और उस फैन के अंदर कुछ ना कुछ मास जरूर है। तो उस फैन के अंदर कौन सी एनर्जी हुई, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही कोई पक्षी यहाँ पे अगर कुछ सर्टेन हाइट पे उड़ रहा है, तो वो उड़ रहा है तो वहां पे क्या होगी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन वो ग्राउंड से ऊपर है ना, वो ग्राउंड से ऊपर भी है तो हाइट भी है, उसके अंदर मास है और उसके ऊपर जी की वैल्यू भी लग रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है। अभी हम उसको ये नहीं कह सकते, जैसे हमने छोटी क्लासेस में स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है, स्ट्रेट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो जब बॉल, क्रिकेटर आपने देखा है कि बैट से बॉल को हिट कर रहा है, तो बॉल ग्राउंड के अंदर जब जाती है तो ग्राउंड के अंदर वो गोल गोल घूमती हुई भी जाती है और साथ में वो स्ट्रेट भी जा रही है। तो दोनों मोशन हो सकते हैं उसके अंदर, बॉल के अंदर, सर्कुलर एज वेल एज स्ट्रेट। बॉल कभी भी ऐसे नहीं जाएगी जिगजैग होती, बॉल क्या है, स्ट्रेट जाएगी। तो स्ट्रेट भी हो गया वहां पे मोशन और सर्कुलर भी हो गया। तो इसी तरीके से जो बर्ड अगर वो रुका हुआ है तो सिर्फ उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अगर वो बर्ड मोशन में है तो आप ये देखो मोशन में है और मास है बर्ड के अंदर, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। दूसरा चीज, वो बर्ड अगर उड़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हो गई और रुका हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन दोनों चीज अगर वो चल भी रहा है, उड़ रहा है, तो वहां पे साथ साथ में उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी उस ऑब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है, समझ आ गया सभी स्टूडेंट्स को, ये चीज टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम आई थिंक अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को, जो पोटेंशियल एनर्जी के बेटा, क्योंकि अभी हम इसके अगर हम इसको करेंगे अभी तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ज्यादा लेंथी भी हो जाएगा और एक साथ इतना टॉपिक की आवाज सही है। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे स्टूडेंट्स पावर, पावर नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। सो ये हमने पढ़ा है कि एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल है, एक एनर्जी की फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो रही है तो इंटर कन्वर्टिबल है, तो ये देखेंगे टॉपिक। और दूसरा लॉस ऑफ, जो इसका लॉ दे रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ देख लेंगे। और फिर टाइम रहा तो अगर वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं बनी तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू पावर और वो वाला टॉपिक भी कवर कर लेंगे, लेकिन इतना सारा हो नहीं पाएगा, ये दो टॉपिक ही रखते हैं कंटिन्यू। सो आज का क्वेश्चन पुट करती हूँ स्टूडेंट्स मैं, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। क्या क्वेश्चन है, यू हैव टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी इफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज दैट इज 15 kg एंड वेलोसिटी कितनी दे रखी है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड और मास उस ऑब्जेक्ट का है, क्या है, 15 kg। काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है कि मास इंटू वेलोसिटी, साथ में हाफ और इसका स्क्वायर, डोंट फॉरगेट हाफ mv स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, अब मुझे पुट करके कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में कितनी है। सो यू हैव टू टेल योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।